चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक है ना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो साल 2015 में बिहार बोर्ड एग्जाम लिया था, उसमें जो प्रश्न आए थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो सब आपको हम बताएंगे। ठीक है ना, और ये भी बताएंगे कि कैसे आप लिखिएगा एग्जाम में तो आपका सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है ना, ये देख लीजिए क्लास 12 इतिहास का है, 2027 के एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये 2015 में पूछा है। समय आपका रहता है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है ना, आपको इसे इतने में ही लिखना है। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको आंसर पहले ही दिख जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत ना है, आप याद कर लीजिएगा। कहा से कि जो हम इस बुक को पढ़े हैं तो हम अपने सुविधा के अनुसार टिक मारे थे, हम भी इसी बुक से तैयारी किए थे, तो ये बुक मेरे पास है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, प्रश्न कह रहा है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो हमारा आंसर होगा बी मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पुराणों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 16, बी 18, सी 20, डी 19। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ऑप्शन नंबर ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, चौथा प्रश्न कह रहा है कि प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए बड़भट्ट, बी कालिदास, सी हरिसेन, डी तुलसीदास। तो हमारा आंसर होगा सी हरिसेन। ठीक है ना, अगला प्रश्न कह रहा है 5 नंबर की अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी वेदव्यास। आंसर होगा सी कौटिल्य। ठीक है ना, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी कनिष्क। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। 7 नंबर कह रहा है वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए गढ़ संघ, बी गणतंत्र, सी राजतंत्र, डी इनमें से सभी। तो हमारा गढ़ संघ, गणतंत्र, राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी यानी सब कहा गया है। 8 नंबर का है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, बी जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, सी यानी ए और बी यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जनपद। ठीक है ना, 9 नंबर कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन नंबर ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के, डी यानी ब और स दोनों, ऑप्शन नंबर बी और सी यानी चांदी और तांबे दोनों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चांदी और तांबे दोनों होगा। ठीक है ना, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन नंबर है सिंध में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी बंगाल में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। 11 नंबर कह रहा है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर है सीरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका, डी जापान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। 12 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए मुंडक द्वारा, बी बिंबिसार द्वारा, सी उदयभद्र द्वारा, डी अजातशत्रु द्वारा।
तो आंसर होगा हमारा सी उदय भद्र द्वारा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह जफर, डी मोहम्मद शाह। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। 14 नंबर का है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कबीर, बी रैदास, सी मीरा, डी गुरु नानक। तो हमारे आंसर होगा डी गुरु नानक। 15 नंबर अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर ए फैजी, बी मुनीम खां, सी अब्दुल रहीम, डी बैरम खां। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बैरम खां। 16 नंबर का रहा है कि आईन ए अकबरी किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए बदाऊनी, बी अबुल फजल, सी फैजी, डी बाबर। आंसर होगा हमारा अबुल फजल। ठीक है ना। 17 नंबर का रहा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अकबर। आंसर होगा हमारा डी अकबर। 18 नंबर का रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में, बी उत्तर भारत में, सी यानी पूर्व भारत में, डी पश्चिम भारत में। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिण भारत में। ठीक है ना। उन्नीस नंबर प्रश्न करा अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर ए तैमूर, बी मोहम्मद गौरी, सी गजनी, डी मोहम्मद बिन कासिम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गजनी। ठीक है ना। 20 नंबर का है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। ऑप्शन नंबर ए अरबी में, बी अंग्रेजी में, सी उर्दू में, डी फारसी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरबी में। 21 नंबर प्रश्न होगा निम्न में से महिला संत थी? ऑप्शन नंबर ए मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल, डी इनमें से सभी। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 22 नंबर का है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर में, बी फतेहपुर सिकरी में, सी आगरा में, डी दिल्ली में। तो हमारा आंसर होगा अजमेर में। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है गोपुरम का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए मंदिर से, बी व्यापार से, सी नगर से, डी गाय से। तो साथियों गोपुरम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए मंदिर से होगा। 24 नंबर कह रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विजयनगर साम्राज्य, बी बहमनी साम्राज्य, सी गुप्त साम्राज्य, डी मौर्य साम्राज्य। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विजयनगर साम्राज्य। 25 नंबर कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बम्बई में, बी पंजाब में, सी बंगाल में, डी इनमें से सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल में। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाजीराव, बी लक्ष्मीबाई, सी दिलीप सिंह, डी कुंवर सिंह। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। 27 नंबर कह रहा है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा, बी सिधो, सी कालीराम, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा बी सिधो। 28 नंबर कह रहा है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1925 में, बी 1917 में, सी 1912 में, डी 1905। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1917। 29 नंबर कह रहा है दामिनी को क्या था? ऑप्शन नंबर ए भूभाग, बी तलवार, सी उपाधि, डी घोड़ा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भूभाग। कहो अभी कोई पेपर तो हम लोग पेपर चेक नहीं किया भाई। पेपर तो हम लोग ये बार चेक हुई।
तो 12 तरह से पढ़ा होते। 32 नंबर कह रहा है कि नहीं 30 नंबर कार्निवालिस कोड बना। ऑप्शन नंबर ए 1797, बी 1775, सी 1805, डी 1793। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी 1793। 31 नंबर का है संथाल विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1855, बी 1851, सी 1841, डी 1832। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1855। 32 नंबर कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1909 में, बी 1910 में, सी 1911 में, डी 1912 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911 में। 33 नंबर कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1914 में, बी 1913 में, सी 1912 में, डी 1910 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1914। 34 नंबर कह रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। ऑप्शन नंबर ए 1515 में, बी 1512 में, सी 1510 में, डी 1509 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1510 में। 35 नंबर कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए 1885 में, बी 1773 में, सी 1771 में, डी 1673 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1773 में। पैंतीस नंबर कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए 1885 में, बी 1773 में, सी 1771 में, डी 1673 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1773 में। 36 नंबर कह रहा है भारत के रेलवे की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1953 में, बी 1853 में, सी 1873 में, डी 1773 में। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1853 में। 37 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1887 में, बी 1885 में, सी 1875 में, डी 1857 में। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में। 38 नंबर का है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। ठीक है ना। 39 नंबर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे आंसर का भीमराव। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर होगा बी भीमराव अम्बेडकर। 40 नंबर का है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति में, बी संविधान में, सी न्यायपालिका में, डी प्रधानमंत्री में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान में। ये आपका खत्म हो गया। ठीक, क्या खत्म हो गया था ऑब्जेक्टिव। यानी 2015 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा था 40। अब हम सब्जेक्टिव तरह जाएंगे जो कि हमारा 3 नंबर का प्रश्न है। ये लघु उत्तरीय है। ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि संख्या 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक निर्धारित है। ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है 10 को 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। ये सब जितने 14 दिख रहे हैं ना 10 को ये 10 को पढ़ेंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में 11 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्न 6 अंक है। ठीक है ना। 5 ले 6 अंक है। 6 अंक है प्रत्येक प्रश्न। अब चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये अथवा दिया है ना। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ना कि 1857 की क्रांति के स्वरूप की विवेचना करें।
अथवा असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन करें। कहने का मतलब ये है कि आपको 14 नंबर में से आपको देखिए ये वाला चाहे ये वाला, देखो ये वाला अगर आपका आ रहा है तो लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो ये लिखिए, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है अथवा का मतलब। तो हम सब लिखेंगे ऊपर वाला नीचे वाला दोनों। जैसे लिखा गया है आप वैसे ही लिखिएगा, तो आपका नंबर मिलेगा फुल में फुल, ठीक है ना। लिखने का तरीका हम लास्ट में आपको बताएंगे। चलिए, प्रश्न करा कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न ये था, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो आंसर लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा जैसे लिखा गया है। तो कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी तत्व है। इस विधि का उपयोग पुरानी जैविक वस्तुओं जैसे लकड़ी, हड्डी, बीज आदि की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज बिलॉर्ड एफ लिबी ने की थी। यह विधि लगभग 5,000 सॉरी 50,000 वर्ष तक पुरानी वस्तुओं की आयु बता सकती है, ठीक है ना। अगर बोलेगा कार्बन 14 की विधि के बारे में लिखने के लिए तो आप इतना लिख दीजिएगा, 3 नंबर का है, बस हो जाएगा। ऐसे ही सटा के मत लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। जितना जैसे लिखा है ना ये वाला, तो आप वैसे ही लिखिएगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा है ना, ये वाला लिख के ये वाला पॉइंट जो लिखा है ना, एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान से विद्यार्थी। जैसे मान लो ये तुम्हारा कॉपी है, ठीक, ऐसे ही तुम्हारा कॉपी रहता है। कुछ इस तरह से तुम्हारा कॉपी रहता है ना, तो वो क्या करना है, ये कार्बन 14 देख दो तुम, इसमें इसमें लिख देना, इसमें कार्बन 14 बोलो एक पॉइंट। फिर अब इस लाइन को छोड़ देना, अब इस लाइन में लिखना है इसको, ठीक है ना। ये लिख लिया। फिर ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है इस विधि का प्रयोग, फिर इस लाइन में इसको छोड़ के फिर इसमें लिखना है इसे, ठीक है। ये ना कि तुम इतना, जैसे मान लो ये तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी दिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मत लिखना, नहीं, यहाँ शुरू करना है, बस यहीं तक खत्म कर देना, लास्ट तक मत जाना। ऐसे क्या करो तुम, जब इतना तुम ऐसे लिखोगे ना हाथ तक ऐसे ऐसे, तब तुम्हारा क्वेश्चन जो होगा आंसर होना कुछ ज़्यादा दिखबो करेगा। और पॉइंट वाइज साफ सुथरा लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है ना। ऐसे लिखना है कॉपी में, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जो प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों का अध्ययन करता है, ठीक। एक पॉइंट होगा। दूसरा में लिखिएगा, इसमें खुदाई द्वारा प्राप्त अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी के बर्तन, सिक्के, भवन, मूर्ति आदि इसके प्रमुख स्रोत है, ठीक है ना। ये आपका पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। इसे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक, ये हो गया। 3 नंबर कह रहा है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। तो भाई साहब देखिए, साहित्यिक स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगजीन्स इंडिया, कहने मतलब ये करें कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण, यानी जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, मौर्य काल, उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो साहित्यिक स्रोत में क्या मिला था, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको बताइए किए, और मेगास्थनीज का इंडिका, ये आपका साहित्यिक स्रोत हो गया। और शिलालेख में क्या होगा, तो अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ लेख, ये दोनों मिले थे। उसके बाद पुरातत्व स्रोत क्या मिला है, तो स्तूप मिला है, गुफा मिला है, मूर्ति मिला है और सिक्का मिला है, ठीक है ना। इन स्रोतों से मौर्य शासन, समाज और प्रशासन की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और शिलालेख, इन्हीं के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग जान पाए हैं। अगर आप ऐसे लिखिएगा तो कौन ऐसा टीचर होगा जो आपको नंबर नहीं देगा, बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। अब आप सोचिएगा ना कि सर एक ही लाइन में हम ऐसे लिख देंगे ना तो फिर तुमको नंबरों नहीं मिलेगा, ऐसे एक लाइन में मत लिखना है, ठीक है ना। पॉइंट वाइज जैसे लिखा है हूबहू तुमको वैसे ही लिखना है। करे गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। तो भाई साहब देखिए, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया जाए, ठीक है ना। और अष्टांगिक मार्ग अपनाने पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश दिया। जाति प्रथा, जाति प्रांति का विरोध कर सम्मानित
समानता का समर्थन किया। अब हम पढ़ेंगे अल-बरूनी, ठीक है ना। अल-बरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो भाई साहब अल-बरूनी एक फारसी विद्वान और इतिहासकार था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहक़ीक़ हिंद यानी किताब उल हिंद, तहक़ीक़ हिंद को ही किताब उल हिंद बोलते हैं, ठीक है ना, नामक पुस्तक लिखी। उसकी पुस्तक से तत्कालीन भारत के समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आपको इसमें हमको क्या समझाना है? कुछ नहीं समझाना है। अब तो हम क्लास में समझेबे किए। 6 नंबर का रहा है कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। तो हमारे पहले का पॉइंट होगा अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। रुकिए गाना बज रहा है, इसको बंद करते हैं। देख उसने जजिया और तीर्थ कर समाप्त कर दिया था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की और उसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है ना। 7 नंबर का एक अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए। तो देखिए कंपनी को निश्चित और नियमित भू राजस्व मिलने लगा। राजस्व वसूली का कार्य आसान हो गया। जमींदार कंपनी के वफादार समर्थक बन गए। कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। 8 नंबर का है 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण थे। देखिए पहले के बात तो राजनीतिक कारण थे, अंग्रेजों की हड़प नीति। आर्थिक कारण क्या था? किसानों और कारीगरों का शोषण। धार्मिक और सामाजिक कारण क्या था? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। और तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग। ऐसे आप लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कट करेगा। 9 नंबर का है रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। इसे काला कानून कहा जाता है। इसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुए। 10 नंबर असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। तो भाई साहब रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जनता में आक्रोश, खिलाफत आंदोलन को समर्थन मिला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 11 नंबर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। देखिए ये आपका आ गया क्या, वो वाला 5 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे लिखना है, इसको आप समझिएगा। इसी को तो लिखना है बढ़िया से, एकदम डिटेल से। प्रश्न कह रहा है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। तो सबसे पहले आप ऊपर में भूमिका लिखिएगा, इसे लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे से लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास लगभग 26 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ये आप भूमिका इसका लिख दिए। अब इसका मुख्य बिंदु इसे लिखिएगा, जैसे लिखा है आप हूबहू वैसे ही लिखिएगा विद्यार्थी, तब आपको नंबर मिलेगा। अदरवाइज हम इसका गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब हम मुख्य मुख्य बिंदु देखते हैं। अगर मैं टीचर आऊँगा चेक करने के लिए, तो जो बच्चा इसे लिखेगा उसको हम फुल में फुल मार्क्स देंगे, ठीक है ना। देखिए मुख्य बिंदु में लिखिएगा 5-6 पॉइंट लिख दीजिएगा। इसका विस्तार लगभग 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। उसके बाद उत्तर में मांडे यानी जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार था। दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। पश्चिम में सुतरगंडोर बलूचिस्तान तक, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश का विस्तार था। और प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़, ये लिख दीजिएगा। इसके बिंदु लिख दीजिएगा। इसके बारे में हो गया परिचय। अब इसका हम लोग लिख देंगे निष्कर्ष, लास्ट में आंसर का मिलता है इसे। यह सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की सड़कों, जल निकासी तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अब लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। हड़प्पा सभ्यता अपने विशाल विस्तार और विकसित नगर व्यवस्था के कारण विश्व की महान सभ्यताओं में गिनी जाती है। अगर आप ऐसे लिखिएगा तो आपका 5 नंबर वाला जो प्रश्न है मिलेगा, ठीक है ना। पहले आपको क्या भूमिका लिखना है, फिर उसका मुख्य बिंदु लिख देना है और निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है ना। दूसरा बात, और अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 12 से 13 लाख, ठीक है ना। तो आप 12 से 13 लाख लिखिए ना, तो इसके नीचे वाला ना जो ऐसे डेट रहेगा
बस अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन इसे कर देना है, ताकि जो भी बुक पढ़ेगा ना तो उसका ध्यान तर देने नहीं जाएगा, तो मेन पॉइंट वही जाएगा, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा आकर्षित लगेगा, आपका कॉपी जो चेक करना रहेगा ना समझेगा बच्चा पढ़ा हुआ है। जितना भी इसे नंबर आएगा उसके नीचे इसे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, मौर्य प्रशासन के बारे में। कह रहा है कि मौर्य प्रशासन का वर्णन करें, तो इसका भूमिका लिखेंगे हम। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक प्रशासन प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली और संगठित प्रशासन था। ये आपका भूमिका हो गया। उसके बाद इसका पॉइंट लिखना है, मुख्य बिंदु ऐसे ही लिखिए, ठीक है ना, इसे लिखना है मुख्य बिंदु, फिर उसके बाद पॉइंट लिखना है। पॉइंट में क्या लिखना है, तो आपका सम्राट शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दूसरा पॉइंट, मंत्री परिषद शासन कार्यों में सहायता कर रही थी। तीसरा, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। चौथा, कर वसूली की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। पांचवा, विशाल सेना और गुप्तचर विभाग था। छठवा, गांव का प्रशासन ग्रामीण तथा नगर का प्रशासन नगर अध्यक्ष देखते थे, ठीक है ना। ये पॉइंट ऐसे लिखना है। फिर निष्कर्ष आपको लिख देना है लास्ट में कि मौर्य प्रशासन की कुशलता व्यवस्था ने विशाल साम्राज्य को सफलतापूर्वक संचालित किया। यानी भूमिका, फिर बीच में मुख्य बिंदु लिखना है, उसका निष्कर्ष लिख देना है, और जो उसमें डेट वेट लिखा रहेगा संख्या में उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना। सूफीवाद पर संक्षिप्त लेख लिखिए, ठीक है ना। तो भूमिका में होगा, सूफीवाद इस्लाम की आध्यात्मिक धारा है जो प्रेम, सेवा, समानता और ईश्वर की भक्ति पर बल देती है, ठीक। मुख्य बिंदु में क्या लिखना है इसका, सूफी संत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और उन्होंने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। तीसरा पॉइंट, जाति और धर्म के भेदभाव का विरोध किया। चौथा, ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम और भक्ति को सर्वोत्तम माना। पांचवा, प्रमुख संत थे इसमें ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद, ये लोग थे। 6 नंबर, सूफीवाद ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, ठीक। अब निष्कर्ष में आते हैं। सूफीवाद ने भारतीय समाज में धार्मिक संहिता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत किया है। चाहे आप ये लिखिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव, ठीक है ना, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव। इसकी भूमिका में होगा, भक्ति आंदोलन मध्यकाल भारत का महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसका मुख्य बिंदु में क्या होगा, जाति पाति का विरोध हुआ, ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया, और सामाजिक समानता की भावना बढ़ी। हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, अंधविश्वास एवं कर्म कांडों का विरोध किया गया, ठीक है ना। निष्कर्ष में भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति व्यापक में परिवर्तन लाया। 13 नंबर, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन करें। भूमिका में, मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था थी। इसके मुख्य बिंदु में लिख दीजिएगा, मनसब का अर्थ पद या दर्ज होता है। प्रत्येक मनसबदार को जात और सवार का पद दिया जाता था। जात से पद और वेतन तय होता था। 4 नंबर, सवार से घुड़सवार सैनिकों की संख्या निर्धारित होती थी और मनसबदारों को वेतन या जागीर दी जाती थी। 6 नंबर, इससे मुगल प्रशासन और सेना मजबूत हो गई। निष्कर्ष में, मनसबदारी व्यवस्था अकबर की सबसे सफल और प्रशासनिक व्यवस्था में से एक थी। दूसरा प्रश्न करेंगे दान इलाही पर संक्षिप्त निबंध, ठीक है ना। इसका भूमिका, दीन इलाही दान, सॉरी हम पढ़ इसको दीन होगा, ठीक है ना। भूमिका लिखिएगा, दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने किया था। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। मुख्य बिंदु, इसका उद्देश्य धार्मिक एकता स्थापित करना था और इसमें विभिन्न धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को अपनाया गया। तीसरा, नैतिकता, संयुक्ता और मानवता पर बल दिया गया।
चौथा, इसमें मूर्ति पूजा और कट्टरता का विरोध था। पांचवा, इसके अनुयायियों की संख्या बहुत कम थी। 6 नंबर, अकबर की मृत्यु के बाद यह समाप्त हो गया। निष्कर्ष, दीन इलाही अकबर के धार्मिक सहिष्णुता की नीति की प्रतीक था। ठीक है ना। 14 नंबर, 1857 की क्रांति के स्वरूप की विवेचना करें। तो भूमिका, 1857 की क्रांति अंग्रेजी शासन ने के विरुद्ध भारत का पहला व्यापक विद्रोह था। मुख्य बिंदु इसकी पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इसमें सैनिकों, किसानों, जमींदारों और राजाओं ने भाग लिया। इसके राजनीति, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कारण थे। प्रमुख नेता मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत मौर्य लोग थे। यह दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ तक फैल गई। ठीक है ना। असफल होने के बावजूद इसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला बनी। यह असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणाम लिखी। तो इसका भूमिका लिखना होगा आपको। महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। मुख्य बिंदु में लिखिएगा, यह पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सरकारी विद्यालय और अदालतों का बहिष्कार किया गया। 4 नंबर, स्वदेशी वस्तुओं और खादी को अपनाया गया। 5 नंबर, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। 6 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया। निष्कर्ष में असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव को कमजोर किया। 15 नंबर, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व। भूमिका लिखिएगा, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता अनेक कारणों और आंदोलनों के परिणाम से मिली। इसका मुख्य बिंदु में लिखना होगा आपको, राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक प्रसार, महात्मा गांधी का नेतृत्व, क्रांतिकारियों का बलिदान, आजाद हिंद फौज का प्रभाव, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोरी, जनता की एकता और निरंतर संघर्ष। इसका निष्कर्ष होगा, इन सभी कारणों से संयुक्त प्रभाव से भारत स्वतंत्र हुआ। या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान लिखिए। कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से देश को स्वतंत्र दिलाने का प्रयास किया। मुख्य बिंदु आपको लिखना होगा। मुख्य बिंदु में क्या लिखना है भाई साहब, तो सत्य और अहिंसा का सिद्धांत अपनाया। बी, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद आंदोलन का नेतृत्व किया। सी, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। डी, 1930 में दांडी यात्रा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। 6 नंबर, स्वदेशी, खादी और राष्ट्रीय एकता का प्रचार किया। निष्कर्ष, महात्मा गांधी के नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट 2015 में जितना सवाल पूछा था ब्रदर्स, जैसे आपको हम बताए हैं आप उसे लिखिएगा, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ये आपका 2015 का समाप्त हुआ। ठीक, अब हम 2015 से लेकर 25-26 तक पढ़ेंगे। ठीक है ना। 11 साल का पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। जो भी आपको जैसे भी लगता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तब हम आपसे मिलते हैं अगला क्लास में।